गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप में से किस किस ने अटेंड किया था वो इंट्रोडक्टरी सेशन जो हमारा था? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ये अच्छी बात है क्योंकि आपको बेसिक थीम मालूम है, आई होप कि हमारा क्या था, लॉजिक क्या था। बट स्टिल मैं आपको दो तीन बातें थोड़ा शुरू में ही क्लियर कर दूं। हमारा ट्रेनिंग चाहे कैसे भी चले शुरू से आखिर तक, प्लीज़ डोंट माइंड अगर कभी मैं डायरेक्टली टीचर फेटर्निटी के ऊपर अटैक करूं तो, क्योंकि मैं खुद टीचर हूं बट मैं थोड़ा अलग किस्म का टीचर हूं। तो आफ्टर दी सेशन, जब सेशन नहीं बल्कि कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं किस तरह का टीचर हूं और आप किस तरह के टीचर हैं, या अभी तक कैसी टीचिंग होती आई थी। बट आखिर तक पहुंचने से पहले नहीं, कुछ भी जजमेंट मत करिएगा प्लीज, बिकॉज हो सकता है शुरू शुरू में मैं कुछ ऐसा बोल दूं जो आपको बुरा लगे, और मैं चाहता हूं कि आपको लगे। ठीक है, मतलब उसको मेरी उस बात को, वो बात बुरी लगनी चाहिए, मैं बुरा नहीं लगना चाहिए उससे। बस अगर वो बात लगती है ना तो उससे मेरे से मत नफरत करने लग जाना बाय चांस गलती से। आफ्टर कंप्लीट ट्रेनिंग आप फिर कुछ भी सोच सकते हैं, देन यू आर फ्री। खत्म होने से पहले नहीं, अभी कोई जजमेंटल वो मत दिमाग के अंदर फिट कर लेना कि बंदा बड़ा खराब है या बंदा बड़ा सही है। ऐसा सही भी नहीं और खराब भी नहीं, न्यूट्रल रह के कि सिर्फ हमने बात समझनी है, एक बार बात करनी है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टॉक एंड ट्रेनिंग फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे थे, क्या बात कर रहे थे, और एक्चुअली हमें कहाँ जाना है। दूसरा, जैसे कि मैम ने बताया कि कुछ बेटर लर्निंग हमारा पर्पस है और कुछ नई लर्निंग हमारा पर्पस है। नई लर्निंग और बेटर लर्निंग के लिए जरूरी है कि हमें इस बात में यकीन होना चाहिए कि अभी तक जो हमने सीखा है वो सफिशिएंट नहीं है, और अभी तक जो सीखा है उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। ये जरूरी है, तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे। तो नया सीखने की एक ये प्रोसेस में ये पहला कंडीशन है। तो वो क्या गलतियां हैं उन तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे कि वो क्या गलतियां हैं। दूसरा, आप में से कितने ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ते हैं, जिनके खुद के बच्चे क्लास 6 ऑनवर्ड्स? कम बच्चे हैं, छोटे, बाकी सबके बाकी छोटे, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी भी शादियां नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये जिनकी नहीं हुई है उनके लिए तो ये मतलब ये समझ लेना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होगी, ये जो ट्रेनिंग होगी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, एंड ऑफ दी वो। फिर जो एक खास तरह की जिंदगी जीते हुए जिनको 25 साल 30 साल हो गए हैं, या 40 साल या 45 साल हो गए हैं, वो अपनी थॉट प्रोसेस को इतना जल्दी तोड़ नहीं पाएंगे। आई वुड नॉट लाइक कि आप उसको बिल्कुल बदल दें, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि आपको आखिर तक यहां जाना है कि हाँ गलत है और बदलना चाहिए। अगर आप इस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे तो भी मैं सक्सेसफुल माना जाऊंगा। बिकॉज क्यों नहीं इतनी जल्दी उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि जब आप एंड तक जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों कह रहा था ऐसी बात। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरा अपना एक गोल है, मेरा अपना एक विजन है जिसके तहत मैं यहां पर आया हुआ हूं। फिर डॉक्टर मलिक का अपना एक गोल और अपना एक विजन है, तो उन दोनों में हमारे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी, तो हमारा एक गोल हो गया, कोई एक, कि उस मुझे लगा कि मेरा गोल भी इसमें पूरा हो रहा है और इनका भी पूरा हो रहा है। अब आप लोगों के बीच आया हूं, आपका भी जिंदगी का कोई गोल है, मतलब स्कूल में पढ़ाने का अपना गोल है, बच्चों को पालते हुए बच्चों से रिलेटेड आपका जिंदगी का अपना गोल है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि जब हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें तो आप इस गोल के अंदर, अगर जो लोग उस गोल को दोबारा से हम एक ही पोजीशन में आ जाएं कि जहां पर मैं और डॉक्टर मलिक खड़े हैं, फिर आप भी उसमें साथ आ जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? आपको गोल क्लियर हो जाएगा, फिर हम साथ चलेंगे। कभी भी मैं एक बात हमेशा कहता हूं जिनसे मैं बात करता हूं, इवन इफ यू गेट इंप्रेस्ड, इवन इफ यू गेट टू नो अ लॉट, even if you learn a lot, never follow me, never ever follow any person in the life, only follow the thoughts जो आपको अच्छे लगे। इंसान में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, तो मुझे कभी फॉलो मत करना, मुझे कभी आइडियल मान के मत चलना कभी भी। अगर अच्छा लगे तो, और बुरा भी लगे तो मुझे रिजेक्ट मत करिएगा। जस्ट रिजेक्ट माई थॉट एंड एक्सेप्ट माई थॉट ओनली, नॉट मोर देन दैट। उससे आगे नहीं जाना आपको, जो अच्छा लगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं आप बात करते करते बहुत बार मैं और मेरा बेटा,
इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, तो उससे किसी अहंकार को मत मान लीजिएगा कि ये तो आदमी अपने लिए ही बात कर रहा है। ऐसा मैं क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूं कि दिमाग में कई बार ऐसा आ जाता है। वो बेटे का एग्जाम्पल मैं सिर्फ इसलिए दूंगा क्योंकि जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं या जिस टॉपिक पर जो बात हो रही है वो जिंदगी मैंने जी है। वहां पर मैं एक पेरेंट के तौर पे अवेलेबल था। मैंने उसको कैसे समझा ये एक पॉइंट होगा, आप उसको कैसे समझेंगे दैट विल बी एंटायरली योर डिसीजन। सेम फॉलो नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी अगर जिंदगी में ये कहता हूं बात करते करते आपसे कि मैं तो अपनी नौकरी थी, मैं तो छोड़ाया था, मैं तो इस्तीफा मारा था मुंह पे मैंने तो अपने मैनेजर के, तो ये नहीं है कि आपको कह रहा हूं कि आप भी करो यही काम। इट्स नॉट लाइक दैट। समझे ना आप पॉइंट को, कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एक ऐसी लाइफ थी, क्योंकि जिंदगी इज काइंड ऑफ ये एक टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस होता है, मैं ऐसा मानता हूं। तो मेरे भी एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाएंगे तो आपका और एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाएगा। आमतौर पे एक आदमी की जिंदगी में उसके खुद की फैमिली के लोग और उसके दोस्तों के लोग, दोस्त मतलब एक सर्कल होता है, और उसकी जहां वो काम करता है, ये टोटल मिला करके मुझे लगता है पूरी जिंदगी में बचपन से लेके एंड तक 50 लोगों को वो अच्छी तरह जानता होता है, 50 के करीब। ऐसा ही होता है, यानी कि उसके पास 50 जिंदगियों का तजुर्बा होता है, 50 लाइव्स का। एक तरह से आप ऐसा भी मान सकते हो, क्योंकि जैसे ही उसकी जिंदगी में कुछ हुआ तो हम उसे एक साथ में देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके उसको मान लेते हैं। मेरी लाइफ में मैं अभी तक 18,000 ब्रेन्स स्टडी कर चुका हूं, तो मेरी लाइफ में तजुर्बा 18,000 दिमागों का और जिंदगियों का है। तो मतलब मेरे पास आपसे कई सौ गुना तजुर्बा है। तो तजुर्बे के हिसाब से मैं आप सबसे बड़ा बनता हूं उम्र में, मतलब उम्र में छोटा हूं लेकिन तजुर्बे में मैं आप सभी से बड़ा हूं डेफिनेटली, बिकॉज मेरा काम ही जिंदगियां पढ़ना है। आपका काम तो पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ना है। सो इसलिए उस वहां पे मैं आपसे बेटर पढ़ूंगा। और इस बात का मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जब अपनी ट्रेनिंग खत्म होगी आप एक एंटायरली डिफरेंट पर्सन होंगे, गारंटीड। ठीक है, और एंटायरली आपकी थॉट प्रोसेस हो सकता है कि अलग दिशा में चल पड़े, और दैट इज माय विजन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं एक कॉम को मानता हूं, टीचर फेटर्निटी हो या बल्कि इसको मैं ऐसे कहता हूं कि 18 साल की उम्र होते ही आदमी को बगावती हो जाना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है, उसे हर किसी से बगावत कर लेनी चाहिए। रीजन क्या है कि बगावत एक नए चैलेंजेस लेके आती है लाइफ के अंदर। जब वो नए चैलेंजेस लेके आती है तो उनके नए सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। जिन लोगों ने बगावतें की हैं उन्होंने रास्ते भी ढूंढे हैं खुद, क्योंकि उनका साथ नहीं दिया किसी ने। फिर बगावत करेंगे तो ऑब्वियसली माँ बाप साथ नहीं देंगे। माँ बाप साथ देने का मतलब होता है माँ बाप अपने तजुर्बे को थोपते रहते हैं। जब उनके तजुर्बे को थोपते रहते हैं तो नया आइडिया कहां से आएगा? उन्हीं आइडियाज को कैरी करके चल रहे होते हैं बच्चा हमारा। तो सेम आइडियाज को लादे हुए बच्चा फिर रहा है, जो उनके बाप ने दिया, फिर उनके बाप ने दिया था, जो उनके दादा ने दिया था, ऐसे ही चल रहा है। सो मेरा ये मानना है कि पहले बगावत करो, सबको रूठा दो, अकेले हो जाओ, और जब लड़ो। एंड व्हाट आई फील इज, बिकॉज ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस थोड़ी सी जिंदगी में मैं बहुत बार बर्बाद हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बगावतें करी। बगावतें करने से मेरा हर कोई साथ छोड़ गया, हर कोई साथ छोड़ गया, तो मैंने एक नए तरीके से सोचा और हर बार एक नया इवोल्यूशन के तौर पे मैं उभर कर आया। तो मुझे लगा कि ये तो यार बहुत अच्छा आइडिया है, लोगों को बगावती बना देते हैं, देखते हैं चलो कितने कितने बन पाते हैं आप में से। तो दिस इज एक पॉइंट है। फिर हम जब पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर तो हमारा एक मोटिव है लाइफ का, स्कूल में नौकरी करने का। वेदर ये जॉब है या आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, या आप घर में खाली बैठे थे, टाइम पास नहीं हो रहा था, या फिर आपको लगा कि इतना पढ़े हूं, ये डिग्रियां ली है, इनका कुछ तो इस्तेमाल होना चाहिए। देयर मस्ट बी डिफरेंट व्यूज। ये चारों व्यूज हैं हर किसी के, किसी का कोई, किसी का कोई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है, कि किसी को बच्चों से प्यार है इसलिए स्कूल में है, और किसी को यह है कि चलो हम फाइनेंशियली भी स्ट्रांग खुद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और एक सोशल स्टेटस तो है ही, मैडम जी तो होता ही, लगता ही है, मैम तो हैं भाई, स्कूल के टीचर हैं, तो इट्स ऐसा बोलते हैं कि ये बहुत इज्जत वाली नौकरी है या काम है, ऑक्यूपेशन है, काइंड ऑफ। सो फिर डॉक्टर मलिक, अगर एज अ स्कूल मैनेजमेंट को मैं देखूं, इनको रेफरेंस दूं, तो इनका अपना एक विजन है। इन्होंने जो स्कूल खोला कि भाई अपन एक काम के तौर पे लेना है, बिजनेस के तौर पे लेना है, चैरिटी लेनी है, कि सोशल सर्विस लेनी है, कि एजुकेशन डेवलप करना, ये उनका विजन है। वो जाने, मेरे को, अपन को तो क्या पता। फिर मैं यहां बैठा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं कि मैं आपको मतलब क्या कर रहा हूं ये मेरे को पता है। ऑब्वियसली काम करने के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होता है ना, कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, कि आप अपने किसी इंटरनल इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हो, आई डोंट नो। तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो, आपको बात कितनी समझ में आई ये तो बहुत सेकेंडरी पॉइंट है, लेकिन मोटिव जरूर समझ में आ जाता है कि ये क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, क्या बुलवाना चाहता है, या क्या सोच रहा है, काइंड ऑफ थिंग। डू यू बिलीव दिस? तो अपनी इस टॉक का और अपनी इस ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? मेरा यह मानना है इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब डॉक्टर मलिक, देवेंद्र बल्हारा एंड ऑल टीचर्स एंड ऑल पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, इन सबका एक ही मोटिव हो। Am I right? अगर इन सबका एक ही मोटिव होगा तो वो बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा। मोटिव एक क्यों होगा? क्योंकि मेरा तजुर्बा जिंदगियों का ज्यादा है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं जो आपकी सबकी लाइफ पे परमानेंटली फिक्स होती है। आपने कोई भी काम जब भी किया, कोई भी काम, क्या क्या, पढ़ाई करी, प्रोफेशन शुरू किया, किसी रिलेशनशिप में आए, मोहब्बत की, शादी की, बच्चे पैदा किए, उसके बाद किसी से दोस्ती रखी, उसके बाद किसी से दोस्ती तोड़ी, उसके बाद किसी से बात की। हर एक्टिविटी के अंदर आप एक्टिविटी की शुरुआत में जो आपका मोटिव था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं किसी थर्ड पर्सन से बात करता हूं और मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये है कि मुझे इसको चीट करना है, मैंने इसको ठगना है और इससे पैसे ऐंठने हैं। आप देखेंगे वो आदमी आपको पैसे दे देगा, आप उससे पैसे ऐंठ भी लोगे, फिर आपको वो आदमी नहीं मिलेगा, पैसे ही मिल पाएंगे उससे। अगर आपने बच्चा पैदा करते टाइम, कंसीव करते टाइम ये सोच रखा है कि ये बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, फिर वो बुढ़ापे में सहारे के तौर पे ही इस्तेमाल होगा। उसका एक ही मोटिव होगा कि आपके बुढ़ापे का सहारा बने। फिर वो ऐसा टाइम आएगा कि उसको फिर वो नौकरी नहीं मिलेगी या फिर उसे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप जब बुढ़ापे में बीमार होगे तो फिर वो आपके साथ ही रहेगा, वो सहारा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो भाई फिर हमें लगता है कि ये काम आ रहा है। अगर आपने बच्चे को इसलिए पाला है कि हम सिर्फ अपने बच्चे को प्यार देना चाहते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कोई नौकरी करता है कि नहीं करता है, बुढ़ापे में साथ रहता है कि नहीं करता है, फिर आप देखोगे कि वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, एंड ऑफ द लाइफ तक आपका उससे प्यार कम कभी नहीं होगा। प्यार जरूर रहेगा, फिर हो सकता है वो दूर रह रहे, हो सकता है वो कहां पे रहता है, इट हार्डली मैटर्स, मतलब मुझे लगता है। तो रिश्ते की शुरुआत या काम की शुरुआत जो सोचकर आपने की थी, वो काम आपका वही पर्पस हल कर पाएगा, इसके अलावा नहीं। यानी कि जैसे कि आपने अगर ये नौकरी ये सोचकर ज्वाइन की है कि मुझे घर टाइम पास करना है, मान लीजिए आपने ये नौकरी इसलिए ज्वाइन की है कि आपको घर अकेले टाइम नहीं पास होता और आप चलो कुछ टाइम हम स्कूल में लगा जाते हैं दोपहर तक। फिर आप देखेंगे कि आप अगर रिवाइव करके देखें फ्लैशबैक में जाकर के, जब से आपने नौकरी ज्वाइन की है, टाइम पास के अलावा आप स्कूल से कुछ नहीं लेकर गए। अगर आपने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था स्कूल में नौकरी लगने को, तो तब फाइनेंसिस को छोड़ करके आपने बाकी चीजें गवा दी, चैन भी गवा दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवा दी आपने, और पता नहीं क्या क्या गवा दिया, रिलेशनशिप भी खराब हो गए, घर के वालों के रिश्ते खराब हो गए, पर लेकिन पैसा मिल रहा है स्कूल से, अगर वो पर्पस था तो। बट अगर आपका पर्पस हैप्पीनेस था कि मुझे स्कूल में बच्चों से प्यार करना है, मुझे वो अच्छे लगते हैं, तो जब आप बच्चों के बीच जाओगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा। फिर आपको ये देखोगे कि आपको वो चीजें एज इट इज बची हुई है आपके पास, बच्चे आपके पास एज इट इज आपके साथ कनेक्टेड है,
फिर आप पैसे को देख ही नहीं रहे हो, फिर आप बाकी चीजों को देख ही नहीं रहे हो। एम आई राइट? ये मतलब ये मैं आपको वो कंक्लूजन्स पे पहले आने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि ये कंक्लूजन नहीं है, ये बेसिक पर्पस है कि किसी भी काम को शुरू करने के पीछे आपका बेसिक थॉट क्या था, वो पर्पस जरूर हल होगा, इट्स की गारंटी है। हाँ, टाइम लग सकता है, जो आपने उम्मीद की थी उतने टाइम में शायद वो पूरा ना हो, लेकिन वो होगा जरूर। सो जस्ट ट्राई टू कैच माई थॉट बिहाइंड दिस ट्रेनिंग, ट्राई टू कैच कि मैं कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड इफ यू बिलीव तो थॉट को चेंज करिएगा अपने को, बेसिक थॉट को, बजाय इसके कि आप ट्रेनिंग के कंटेंट पे ध्यान दो। अगर आप कंटेंट पे ध्यान नहीं दे करके थॉट पे ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली आप उस चेंज के एजेंट बन जाओगे। ऑटोमेटिकली, मैं एजेंट्स ऑफ चेंज बोलता हूं इसमें, जो चेंज मैं चाह रहा हूं। फिर ये बिलीव करना बहुत जरूरी है कि जो मैं कह रहा हूं वो कितना सही है और कितना गलत है। जब आपको विश्वास होना शुरू होगा तो तब आपको लगेगा कि ये तो ऐसी चीज थी। क्योंकि जितने भी लोगों से मैं मिला हूं 100% रिव्यूज ये हैं, 100%। मतलब मैं जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आज के रिव्यू को फाइनल रिव्यू नहीं मानता, मैं मानता हूं 6 महीने बाद आपकी जिंदगी में रिव्यू लूं मैं कि हाँ जी उस दिन जो ट्रेनिंग करी थी 6 महीने बाद आपकी जिंदगी में उसका क्या इंपैक्ट देखता हूं, तो मेरे को 100% रिव्यूज वो मिलते हैं कि सर हमारी जिंदगी टोटली बदल गई है। टोटली कैसे बदल गई है? कि जब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा तो जिंदगी ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाएगी। तो मैं बेसिकली आपके सोचने के तरीके पे अटैक करने आया हूं, और देखना यह है कि आप उसको कितना डिफेंड कर पाते हैं और मेरा अटैक कितना ताकतवर, उसमें कितनी ताकत है, ये आपको देखना है कि आप अपनी रिजिडिटी को कितना तोड़ पाते हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसलिए किसी बात पर मत अड़िएगा कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, सिर्फ इसलिए मत अड़िएगा कि लोग ऐसा चाहते हैं, सिर्फ इसलिए मत अड़िएगा कि आपकी परवरिश में वो चीजें शामिल हैं। लॉजिक के साथ नहीं, सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कह के विद लॉजिक हम बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, जितना मर्जी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, मेरे से नफरत मत करिएगा, ना ही मैं आपसे करूंगा। थॉट को हमने रिजेक्ट करना है, आप मेरे को करिए, मैं आपके को करूंगा, सिंपल। और जब तक आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से अगर ना आ रही है तो ना को आने दो, रोको मत उसको कि नहीं सर ये बकवास है टोटल, वी डोंट एक्सेप्ट इट। सिंपली बोल दीजिए, कोई मतलब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, किसी लेवल पे ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कोई टीचर्स का सेमिनार है। हम यहां मतलब फुल टाइम वाहियात हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप जैसे मर्जी जवाब दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जोर से बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास माइक है, तो आपको लगेगा जोर से बोल रहा है बहुत ज्यादा, उसको नहीं आपने माइंड करना। दूसरा, सवाल बीच में नहीं उठाना। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मान लीजिए बात कर रहे हैं, बात करते करते दिमाग में आ गया कि नहीं हमारी बात सही नहीं है, तो लिख लीजिएगा। और ऐसा जब मैं आपको एंड तक पहुंचेंगे तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ बच्चे भी होते हैं तो लोग भी होते हैं, कि अगर सवाल अटक गया ना तो उस सवाल पे ही अटके पड़े रहेंगे, आगे पॉइंट ध्यान नहीं देंगे। तो इनमें से वो जो है ना कि वो बीच बीच में हाथ उठाना कि भाई अटके ही पड़े हैं वहीं तक, उसको पहले एक बार क्लियर कर दो, फिर हम आगे चलेंगे। वो बता देना मुझे कि अभी हम वहीं अटके पड़े हैं, नहीं तो कहीं आप उसी के बारे में ना सोचते रहो, थॉट के बारे में जो मैंने बोला था, तो वो हम क्लियर कर लेंगे। क्लियर? मेरे ख्याल से बेसिक हम इंट्रोडक्शन ये ठीक है। दूसरी इंट्रोडक्शन, मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से शुरुआत वाले 1 घंटे में हम दे चुके थे जब हम पहली बार मिले थे। फिर आप किसी ने हमारे को सच भी किया होगा तो हमारे कुछ इंटरव्यूज भी देख लिए होंगे, तो यू नो कि हमने क्या क्या मतलब काम किए थे और क्यों हम यहां पर हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारा ये मानना है कि दुनिया का हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो फिर ये क्यों जरूरी है कि मैं आपकी तरह सोचूं या आप मेरी तरह सोचें? जब आप हैं ही अलग, तो आपका अलग सोचना शुड बी एक्सेप्टेड, शुड बी वैलिडेटेड एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। डोंट यू थिंक सो?
कि जब आप अलग हो तो आपका अलग होना सबसे बड़ी ब्यूटी है इस संसार की, फिर तो इसका मतलब ये हो गया। तो एक सवाल उठता है, क्या क्लासरूम कंडीशन में या लाइफ के अंदर हार्मनी बनाने के लिए या रखने के लिए क्या ये पॉसिबल है कि हम हर किसी के थॉट को बराबर तवज्जो दें? क्या ये पॉसिबल है कि हम हर किसी को उतनी ही इज्जत दें? आई से इट इज पॉसिबल, इट इज क्वाइट पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। कब है ये? तब पॉसिबल है जब आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे अलग है। आपको अपने रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? मान लो आपके अपने बच्चे जो स्कूल में रिश्ते हैं उनके साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ, अपने खुद के बच्चे और अपने रिश्तेदारों के साथ। रिश्तेदारी एक बड़ी कसूती चीज है हमारे इंडिया में, जो ढोनी पड़ती है अपने को ना, जो खींच के रखनी पड़ती है। तो हम क्या देखते हैं कि उन सारे रिलेशनशिप में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगती है? अंडरस्टैंडिंग। इसको अगर थोड़ा सा और मतलब एक्सप्लेन करूं तो अंडरस्टैंडिंग ये लगती है कि इसको समझ में नहीं आता, समझा जितना मर्जी बोल लो, और कमाल की बात ये उसको भी ऐसे ही लगता है। अंडरस्टैंडिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है कि इसको समझ में नहीं आ रहा। हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, या मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहता हूं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे ही हम इस पॉइंट पे सोचना शुरू करें कि लेट अस अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों करता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे समझ आएगा, लेट अस अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या है, तो मेरे ख्याल से लाइफ इजियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा को बोला, पापा पापा मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। और पापा बोलते हैं, भाई फालतू कुछ नहीं रखा इन बातों में, ऐसे ही करना होता है, ये सब करना होता है। और ये उन्होंने जो डायलॉग बोले, मैंने वो एज इट इज डायलॉग कॉपी पेज पे लिख रखे थे, और मैंने अपनी मम्मी को पढ़ाया। मैं पढ़ के सुनाना एक बार पापा को। आई न्यू कि इन्होंने यही बोलना है। और अगर आपको यह मालूम है कि आपके पापा को यही बोलना है, यही जवाब देना है, तो आपको दर्द कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही था कि यही आना है। दिक्कतें कब आती हैं? जब आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हो और रिएक्शन कुछ और आता है। सेम इज द केस विद द किड्स। अब हमारी क्लास में बच्चे हैं, हमारी क्लास में बच्चे हैं, तो मेरा एक थॉट बहुत बहुत स्ट्रांग है कि 40 के 40 बच्चे इंसान के हैं, इनमें ये बराबरी है, और वो सारे अलग हैं, ये ट्रुथ है। तो क्या हम दोनों चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? दूसरी बात रह गई मार्क्स की। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, वो ये है कि आप मान लीजिए पूरी क्लास में 40 बच्चों के 100 में से 100 नंबर आपने ला दिए। जैसे हम बेटर टीचिंग टेक्निक पे बात करें, जैसे मेरे से लोग बोलते हैं कि यार तू हमको वो सिखा, तूने वो कैसे किया था कि सारे बच्चों के 100 में से 100 आ गए थे। तो मैं उनको बोलता हूं कि मान लीजिए 40 के 40 बच्चों के 100 में से 100 आ गए, सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 आ गए। अब अगला सवाल यह बनता है कि क्या आप उन सब को पहले रैंक पर रखोगे? हां जी, 100 में से 100 आने के बाद क्या हर किसी का रैंक बराबर होगा? अभी आईआईटी की तैयारी करते हैं ना बच्चे, बराबर नंबर वालों को सेम रैंक मिलता है क्या? हां जी, सेम मार्क्स वालों को सेम रैंक नहीं मिलता है। जिसके मैथ्स में ज्यादा होते हैं उसको पहला नंबर मिलता है। अगर मैथ्स में बराबर हैं तो फिजिक्स वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, उसमें भी बराबर हैं तो केमिस्ट्री वाले को प्रेफरेंस दी जाती है, और अगर तीनों में बराबर हैं तो डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। दिस इज द ट्रूथ। हां जी, मतलब बच्चे पैदा करने से पहले टाइम देखना पड़ेगा कि किस टाइम पे पैदा करने हैं ताकि वो सबसे छोटा होए। इसका तो मतलब यही बनता है ना, आखिर तक वहीं जा रहे हैं ना हम तो, कि सबके बराबर नंबर आ गए, तो भी चाहे आपको क्राइटेरिया ये बनाना पड़े कि स्कूल से जिसका घर सबसे कम दूर है उसको पहला रैंक,
अगला जितना डिस्टेंस है उसको दूसरा रैंक, 40वां रैंक तो आपको देना ही पड़ेगा ना 40 में से। तो क्राइटेरिया क्या रखोगे अगर नंबरों का क्राइटेरिया नहीं होगा तो? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। फिर जब हम 40वें बच्चे को भी ये कह रहे हैं कि वो भी इंसान का बच्चा है, तो क्या उसको पूरी तरह से कंप्लीट इज्जत पाने का हक नहीं है? जी है। तो उसको जब नंबर कम आते हैं तो बेइज्जती क्यों होती है? उसकी बेइज्जती क्यों होती है अगर उसके नंबर कम आते हैं तो? अगला सवाल यह है जो हमें सोसाइटी से पूछना है जब आप बदल जाओगे, जब आप बदले हुए टीचर होंगे, जब आप बदले हुए इंसान होंगे, तब पूछना है। अभी तो आप नहीं पूछ सकते ये सवाल। जब आप कन्विंस हो जाओगे अंदर से कि हां जो हम सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, वो किसके लिए है? वो उन्हीं के लिए है, वो उनके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। कैसे हमारे लिए है? हमारे लिए ऐसे है कि अगर मैं खुश हूं और आपसे बैठ के बात कर रहा हूं तो आप मुझसे 4 घंटे बात कर सकते हैं, आप मुझसे 40 घंटे भी बात कर सकते हैं। पर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं और आप मेरे से बात कर रहे हो तो आपको खतरा लगा रहेगा कि कब मार दे पता ही नहीं। नहीं, इफ वी विल ट्रांसमिट या इफ वी ट्रांसफर द इरिटेशन टू द सोसाइटी और किड्स, तो वो आपको छोड़ देंगे क्या? अल्टीमेटली अगर सोसाइटी के अंदर आपकी अगली गली वाले, अगर आपने अपना बच्चा सुरक्षित रखा हुआ है और बिल्कुल सेफ है और 40 नंबर पूरे 100 में से 100 नंबर ले रहा है, लेकिन अगले वाले घर में जो बच्चा रहता है उसकी मां इतनी समझदार आपकी तरह नहीं है और उसने गलती से पिस्तौल हाथ में ले लिया है, तो मतलब आपको पूरा यकीन है कि वो पिस्टल आपके वाले को नहीं बजेगी। आपको डर किस चीज का है? अपने बच्चे से तो किसी को डर नहीं है, सब दूसरों के बच्चे, अरे वो भी तो बच्चे उसके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेरी गली के अंदर एक भी बच्चा सही नहीं है, एक भी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, एक भी घर में शांति नहीं है, तो अल्टीमेटली वो शांति हमारी खराब होने वाली है अगले स्टेप पे। कंफर्म है ये? डू यू बिलीव दैट? इसीलिए ये जरूरी है कि हमारा हर कदम, हमारी हर सोच, हमारी हर बात बच्चे से शुरू होके बच्चे पे ही खत्म होनी चाहिए। बच्चे की भलाई से शुरू होकर बच्चे की ही भलाई पे खत्म होनी चाहिए। फिर उसके बदले में चाहे हमें किसी से भिड़ना पड़े, लड़ना पड़े, बगावत करनी पड़े, कोई छोड़ना पड़े, किसी से कुछ छुड़वाना पड़े, मुझे लगता है कि अगर आपको इतना भरोसा है कि इस बच्चे के लिए ये सही है तो फिर आप लड़ जाओ उसके लिए। मेरा ये मानना है, अगर आप मेरे थॉट को फॉलो करते हो तो मैं आपको इतना बगावती बनाने वाला हूं। क्योंकि जब आप उस बच्चे को देखो, मैं आपको नहीं बदल सकता, मैं आपका भला भी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर मैच्योर एनफ और मेरे से ज्यादा समझदार हैं सारे। सबको अपनी अपनी जिंदगी आपने जी है ना। देखो 30 साल के अगर आप हो गए मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपकी लिमिट्स, आपके घर की, पड़ोस की, अपनी खुद की सारी लिमिट्स आपको ही पता है ना। तो हाउ कैन आई मतलब सजेस्ट यू कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? बेसिक थॉट तो दे सकता हूं, बट आपकी लाइफ की लिमिट्स तो आपको मालूम है। सो आप क्या कर सकते हो, वो अब करना क्या चाहिए, वो अपन वहां पे आ जाएंगे अभी लास्ट में। तो सारा आखिर में वो बच्चा हो जाएगा। मैं ये कहना था कि आपकी जिंदगी को तो मैं नहीं बदल पाऊंगा शायद उतना जितना मैं उन बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, या कह लीजिए बात कर रहा हूं। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, जब हम सोचते हैं ना, तो आपको एक चीज कभी नोटिस की हो आपने कि जब आप कुछ कहने जा रहे हो और पड़ोसी या दूसरा टीचर कोलीग वही बात हेड के सामने बोल दे और आपको ये तो मैं भी यही सोच रहा था, ऐसा होता है? एकदम मेरे भी दिमाग में थी यही बात। तो हाउ डज इट हैपन कि वो उसके दिमाग में था और आपके दिमाग में भी था? क्या ऐसा है कि उसने आपका आइडिया चुरा लिया? नो, नॉट लाइक दैट। आइडियाज हमारे होते ही नहीं असलियत में। आइडियाज आर लाइक वेव्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम नेचर। जैसे
टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन या सैटेलाइट या फिर हमारा एफएम चैनल ट्रांसमिट करता है, गाने बज रहे हैं, पर यहां तो किसी को सुनाई नहीं दे रहे। पर जिसकी रेडियो उसी फ्रीक्वेंसी पे 92.7 पे जाके बिग एफएम पे सेट हो गई, उसी पे बजने शुरू हो जाएंगे। तो लाइक दैट वो आइडिया कुदरत से चला हुआ है, जो जो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी वहां सेट कर लेंगे, उन्हीं को वो सुनना शुरू हो जाएंगे। एंड जितना जल्दी उनको एग्जीक्यूट कर दोगे, उतनी जल्दी लाइफ में हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज द कोर थीम ऑफ दिस ट्रेनिंग, कि हाउ टू लीड योर किड्स, हाउ टू लीड योर लाइफ टू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। एंड विदाउट टीचर्स आई कांट डू एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। अगर आपको यकीन हो जाएगा कि अल्टीमेट हैप्पीनेस नाम की कोई चीज होती है, वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जब आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। एक आर्टिस्ट है, बैठा हुआ आर्ट बना रहा है, उसका किसके साथ कंपटीशन है बताइए? किसी के साथ भी नहीं है उसका। नोबडी इज देयर टू compete विद हिम। और आप इतनी सारी आर्ट गैलरी में इतने सारे लगे होते, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता है, बिकॉज ही लव्स हिज लाइफ। आप में से भी ऐसा टीचर एक पक्का होगा जिसका किसी से कोई कंपटीशन, अपनी मस्ती में मस्त है अपनी क्लास में, बच्चे जाते ही मतलब उसके चारों तरफ घिर जाते हैं। अगर वो चुंबक की तरह काम करता है बच्चों के लिए, तो दैट इज द टीचर। और अगर बच्चों को देखते ही नाक चढ़ जाती है, तो छोड़ देना इस सेशन के बाद नौकरी, अगर बदले नहीं तो। बिकॉज यू आर, अगर इफ यू आर टीचर, तो इस बात को मान लीजिए यू आर बॉर्न फॉर किड्स। फिर आप बच्चों के लिए पैदा हुए हो, फिर आपको दुनिया की और किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि बाकी क्या तकलीफें हैं। आपका काम यह होना चाहिए कि बच्चा जो सामने है, उसकी जिंदगी को कितना आसान कर रहे हो आप, उसके सीखने को कितना, उसको कितना बेटर लाइफ लीड करने के लिए तैयार कर रहे हो। दिस शुड बी योर मोटिव बेसिकली। और वो कैसे होगा? उसका एकमात्र तरीका है, एकमात्र रास्ता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट किड। अभी तक आपने जितने ट्रेनिंग सेशंस करे होंगे या उसके बाद जो आप में चेंज आया होगा, आप अपने बच्चे को समझाने पे बहुत फोकस रहा होगा, और अब आपका फोकस बच्चे को समझाने की बजाय समझने पर हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम इस सेशन को कंटिन्यूअस करेंगे कि हम आपको इस काबिल बना दें कि जब आप किसी की एक्टिविटी को देखें, तो उस एक्टिविटी से आप ये समझ जाएं कि इस एक्टिविटी का ये मतलब था, ये इसलिए कर रहा था, और अगर ये इसलिए कर रहा था तो इसका ये इलाज है और इसका ये सलूशन है। बिकॉज जिसको आज आप प्रेजेंट माहौल के अंदर, जिसको आज आप प्रॉब्लम कह रहे हो, वो असल में प्रॉब्लम है भी कि नहीं, पहले देख तो ले, पहले समझ तो ले कि प्रॉब्लम वो थी या प्रॉब्लम हम खुद हैं। पहले इस बात पे तो बात कर ले। एंड जब हमें समझ में आ जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे लगता है, अब आपको ये मालूम है कि यार चाय पीने से मेरे को पेट में दर्द, गैस बनती है, तो मत पियो ना चाय। अब उसमें पड़ोसी रूठता है तो रूठ जाए। आपकी फ्रेंड अगर ये कहती है मैंने तेरे लिए बनाई थी तू पी, अरे नहीं भाई मेरे को गैस बनती है, भाई नहीं पीनी पड़ेगी, बना ली। अरे कैसे पीनी पड़ेगी, भैं किसको बाहर, नाराज होती है तो होने दो, आप क्यों पेट दर्द करते हो भाई उस चक्कर में। लेकिन अगर आपको समझ आ गई है कि इससे पेट दर्द होता है, तो अगर आपको समझ आ गई कि इससे प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को खत्म करो ना, बंदे को खुश करने के चक्कर में शरीर को क्यों खराब करते हो। ये मेरा लॉजिक है बेसिकली। क्योंकि जब आप किसी को खुश करने के लिए कुछ करोगे, किसी को भी खुश करने के लिए, आप अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को, आप देखोगे कि जैसे ही आपने उसको एक बात के लिए खुश किया, उसकी अगली डिमांड सामने होगी। जैसे ही उस पे आप उसको खुश कर दोगे, तो उसकी अगली डिमांड आ जाएगी। एंड यू विल नेवर बी एबल टू प्लीज एनीवन। पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में देख लो आप। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज माई लाइफ एक्सपीरियंस। मेरे फादर साहब का फोन आया एक रोज, वो गांव में थे उस दिन, हमारा कुछ खेत का कुछ काम चल रहा था और मैं चंडीगढ़ था। तो पापा बोले भाई वो फलाना बंदा ना वो शीशम नहीं काटने दे रहा। तो मैंने कहा क्या करना है शीशम काट के। तो कहते कि वो उधर से ठीक से ट्रैक्टर नहीं चलता है, तो अड़चन आ रही है बीच में। तो मैंने कहा कि
फिर क्या जरूरत है, रहने दो ना, खड़ी रहने दो शीशम को, क्यों कटवानी है? नहीं, नुकसान होता है। मैं क्या, कैलकुलेट करके देखो पूरी जिंदगी का नुकसान, कितना नुकसान हो जाएगा। उसके बदले में एक जिंदा जागता पेड़ अगर जिंदा रह ले, अगर उस नुकसान के बराबर में, कितने दाने कम हो जाएंगे तुम्हारी फसल में। अगर उसकी छांव की वजह से पूरी धूप नहीं मिलती फसल को, तो कितने दाने कम होंगे। और उसको कैलकुलेट करके देखो, हर फसल की मल्टीप्लाई करके किलो के हिसाब से, तो यू विल फाइंड कि मान लो 5-4 हजार रुपए का नुकसान लाइफ टाइम में वो कर देता है। तो 5-4 हजार रुपए के ऊपर तुम यार एक पेड़ को काट रहे हो। मैं भाजपा को बोला, बट नहीं यार, वो ऐसे नहीं, मेरे को बता तो क्या करना है, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से करूंगा। मैंने बोला, दिक्कत, परेशान हो रहे हो क्या पापा? बोला हाँ, मैं गुस्सा चढ़ रहा है मेरे को। ओके, अब ठीक है। मैंने बोला, पापा टोटल कितनी उम्र हो गई है आपकी? फोन पे ही था मैं, ऐसे ही कूल ही रहता हूं मतलब मैं। तो मैंने कहा कितनी उम्र हो गई पापा? बोले 66 साल, 66 ईयर्स। मैंने कहा 66 ईयर हो गए ना आपके, तो मुझे ये बताओ 66 साल में ऐसे कितने दिन जिए हो आप, जो सुबह से लेकर शाम तक आपने वो किया हो जो आपने करना था। भाई आज पड़े रहना है तो पड़े रहेंगे आप बिस्तर पे, आज चलते रहना है तो चलने, आज मूवी देखनी तो मूवी देखनी, आज चाहे भाड़ में जाए कोई। ऐसे कितने दिन जिए आप? बोले ऐसे तो कोई भी दिन नहीं जिया मैं। भाई अपनी मर्जी से जिया हो जो। अच्छा तो फिर आपने क्या किया अगर आप ऐसे दिन नहीं जिए तो? बोले कि मैं क्या, किसके लिए किया? चलो ये मान लो, चलो खुद के लिए तो जिए नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरों के लिए जिए। तो दूसरों के लिए किसके लिए जिए? देन ही आस्क्ड कि भाई देखो, जब छोटे थे तो माँ बाप जो कहते थे वो करते थे, बड़े हुए तो भाइयों के लिए करना शुरू किया, भाई बहनों के लिए, फिर थोड़े बड़े हो गए तो बीवी के लिए, फिर बच्चे आ गए तो बच्चों के लिए, फिर नौकरी ज्वाइन कर ली तो जैसा बॉस ने कहा, और अब रिटायरमेंट है तो अब तो पता ही नहीं, क्योंकि जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं पता। जब आप अपनी जिंदगी के 60 साल रिटायरमेंट तक आपको पता ही नहीं आपने करना क्या था, आप दूसरों के हिसाब से चलते रहे, तो देन व्हाट नेक्स्ट? तो बोला अब तो पता ही नहीं। तो मैं कहा फिर अब तो कुछ समझ नहीं आता। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि 66 साल में आपने जिन जिन लोगों के लिए किया, उनमें से कितने लोग आपसे बिल्कुल खुश हैं? एक भी नहीं। तो वो 66 साल किसको दिए? पहले कैलकुलेट तो करो थोड़ा सा, किसके लिए जिए हो? देखो, मैं नहीं कहता कि आप स्वार्थी हो जाओ, मैं नहीं कहता आप मतलबी हो जाओ, मैं ये कहता हूं कि बिना किसी दूसरे आदमी को नुकसान किए आप अपनी जिंदगी भी तो अपनी खुशी के लिए भी तो जी सकते हो ना। क्या करूं फिर? मैं कब बैठो, नहीं बैठा जाता तो गाड़ी उठाओ, ट्रैवल करो अकेले, पहाड़ पे जाओ 2 दिन 3 दिन अकेलेपन में, और सोचो कि जिंदगी के कौन से काम इतने अच्छे लगते थे कि जो करने ही चाहिए थे मुझे, जो करते हुए मैं सब कुछ भूल जाता था। उस काम को दोबारा शुरू करो और पूरा दिन उसमें लगो जो असल में तुम्हें खुशी देता है। जिस खुशी को, जो खुशी मोमेंट्री ना हो कि अभी किसी ने पैर छू दिए हैं तो खुश हो गए हैं, नहीं छुए तो ये जिसको संस्कार नहीं आते हैं। एक्टिविटी से खुशी वो खुशी नहीं होती है, एक्टिविटी आपको खुश नहीं कर सकती। वो जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है वो तो अंदर है, वो आपको फील होती है, उसके लिए किसी को बता नहीं सकते आप। तो वो, उसके लिए जीना, किसको जीना है वो जीना शुरू करो। हालांकि जिस आदमी को 66 साल ऐसी जिंदगी जीने की आदत हो, और फिर जब आप आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब जब हमारी ट्रेनिंग सेशन होगा ना, तो उसमें आपको जानेंगे कि वो कैसे, पूछ लेना मेरे से कि वो कौन सी कैटेगरी में थे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी बात किसको समझ में आ सकती है, किसको कैसे आएगी कैसे नहीं। आफ्टर दिस सेशन आई गारंटी यू, गारंटी मतलब वारंटी नहीं, गारंटी, कि आप अपने आसपास अपनी खुद की औलाद, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, सबको पहचान जाओगे। आपकी क्लास के अंदर बैठा हुआ हर बच्चा आपको दिखना शुरू हो जाएगा, हर बच्चा। जो नहीं दिखेगा तो यहां से जाने के हफ्ते बदतर सब पता चल जाएगा आपको। बट मेरी इन बातों को या मेरी इस ट्रेनिंग को अपने ऊपर मत आजमाना, कभी खुद के ऊपर नहीं आजमाना, क्योंकि आदमी अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता।
अपना चेहरा देखने के लिए उसे आईने की जरूरत पड़ती है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरी बात? आप अपने आप को नहीं जान पाओगे, बस उसके लिए हम मदद करेंगे आपकी, मैं मदद करूंगा, मैं बताऊंगा उसके लिए। अपने आप को जानना है तो, लेकिन खुद कोशिश नहीं करनी अपने, मतलब जब भी मैं कोई बात बता रहा हूं, कोशिश करना कि सेल्फ के लिए इवैल्यूएशन मत शुरू कर देना, क्योंकि जैसे ही खुद के लिए इवैल्यूएशन करोगे कहीं ना कहीं क्रॉस लगाते जाओगे, क्योंकि हम अपने आप को सही तरह से ऑब्जर्व नहीं करते। हमारी ऑब्जर्वेशन में एक थोड़ी सी ऐड ऑन हो जाती है कि सोसाइटी कैसी चीज को अच्छा मानती है और कैसी चीज को बुरा मानती है। मेरा लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है। मैं इस ओपिनियन को मानता हूं कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, बस होता है। जो हमारे नॉर्म्स में सही ना बैठे उसको हम बुरा कह देते हैं, बस इतनी सी बात है। जिनको हमने, अब जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना दिए हैं उन पे ना कोई खरा उतरे तो उसको वो बुरा बोल देते हैं। इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं। दूसरी बात, आपको एक और पॉइंट पे जानना पड़ेगा और सहमत होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि जो लाइफ साइकिल हमारी चल रही है, जो जिंदगी हमारी चल रही है, जो एजुकेशन हमारी, बिकॉज वी आर हियर टू डिस्कस ऑन एजुकेशन, तो एजुकेशन का जो ट्रेंड है और जिस तरह से हमारी एजुकेशन को हमने आगे लेके आए हम, वो क्या सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप ये मानते हो कि ये ट्रेंड जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ये एकदम सही है, फिर तो सवाल वहीं खत्म हो जाएंगे आपके लिए। बट अगर अगर आपको ये लगता है कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो गई है जिससे इंसान का इंसान से रिश्ता टूटता जा रहा है, माँ बाप का बच्चे से रिश्ता टूटता जा रहा है, बच्चे का टीचर से रिलेशनशिप भी खराब होता जा रहा है, सोसाइटी का आपस में भी रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन के केसेस ज्यादा आ गए हैं, टेंशन ज्यादा हो गई है, हैप्पीनेस कम होती जा रही है, और हर चीज नेगेटिविटी की तरफ अगर जाने आपको दिख रहा होता हुआ, देन आई बिलीव कि वी मस्ट स्टैंड, वी मस्ट टेक ए पॉज एंड रीथिंक। अगर आपको लगता है कि हालात 20 साल पहले की एजुकेशन जब हम स्टूडेंट थे उस दौर में और आज में खराब हो गई है, देखिए आज 2-3 चीजें बढ़ गई हैं, फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, किताबें सुंदर हो गई हैं, भवन स्कूल के सुंदर हो गए हैं, माँ बाप बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, बट वो फोकस मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव जा रहा है। आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में 1-2 लोगों को ध्यान में रख के आप काम करते हो, लेकिन मैं कॉन्टिन्यूअस सोसाइटी के हर तबके के साथ बात कर रहा हूं। राजस्थान हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, वहां हालात खराब हो रहे हैं और उसका एकमात्र कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एकमात्र कारण, क्योंकि दुनिया को क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, ये टीचर से ज्यादा कोई नहीं बता सकता, उससे अच्छी तरह कोई नहीं बता सकता। जब आप अपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट सेकंड क्लास तक के बच्चों को जब आप देखोगे ना अपने स्कूल में, आप देखोगे उनकी मैम, उनकी मम्मा आपको कहेगी कि ये हमारी तो मानता ही नहीं, ये कहता है ऐसे ही करूंगा क्योंकि मैम ने बोला है। वो मैम के साथ इतना कनेक्टेड है उस दौर में बच्चा कि मैम जो कह रही है वो मैम को इतना इंटेलिजेंट मान रहा है, मैम को इतना सही मान रहा है, तो इसका मतलब मैम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर हिम और हर। धीरे धीरे वो मैम की मानना बंद करता है, पहले दिन से ऐसा नहीं होता है। क्योंकि पहले दिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम इस क्लासरूम में एंटर हुए, मैं अगर आपके क्लास में सीधा सीधा एंटर हो जाता और आपको बोलना शुरू कर देता कुछ भी, तो थोड़ी सी देर में ही एक दूसरे की तरफ देख करके आप, कौन है भाई, क्या चक्कर है ये, क्या मतलब, ऐसे थोड़ी कोई भी घुस के बता देगा। बट उससे पहले क्या हुआ, आप सभी को यहाँ पर अथॉरिटीज ने बुलाया, वही अथॉरिटी जो आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है उसने मेरे बारे में कहा कि इसको सुन लो, तो आपने सुनना शुरू कर दिया, चाहे उनके नाम से ही। अब आपका इंटरेस्ट बनेगा तो आपको सुनने कंटिन्यू करोगे ना, ऐसे ही होगा ना। उनके कहने से आपने सुनना तो शुरू किया। सेम इज द केस विद द स्कूल सिस्टम।
कि जब आप पढ़ाना शुरू करते हो, बच्चा जब नर्सरी में एडमिशन लेता है, तो माँ बाप उस बच्चे को पहले से ही प्रिपेयर करके लाते हैं। मैम बहुत अच्छी हैं, मैम तुमको सिखाएंगी, जैसे मैम कहें वैसे करना, लाइक काइंड ऑफ। तो मैम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी पापा ने ऑलरेडी आपकी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी, एंड नाउ इट्स योर ड्यूटी या इट्स योर टर्न कि आप उस अथॉरिटी को, उस प्यार को, उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को कितना बरकरार रख पाते हो और कितना आगे ले जा पाते हो। एम आई राइट? फिर हमें यह देखना है कि जो बच्चा, जब हम उसको, उसका वो दौर देखो जब वो स्कूल में नहीं पढ़ता। ऐसे बच्चे भी हैं आपके घर में, किसी के घर में जिसने अभी स्कूल शुरू नहीं किया है, प्ले स्कूल वगैरह किया है सिर्फ? किसी के घर में है एक या दो बच्चा? एक, दो, तीन। अब इन्होंने शुरू नहीं किया बच्चों ने, या प्ले स्कूल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, काइंड ऑफ। आपको उनके ब्रेन की कुछ खास चीजें पता है? एनीथिंग, कुछ भी उनके बारे में अगर आपको कहें कि आप, बेटा है कि बेटी? बेटी, बेटा। तो अगर मैं आपको कहूं कि उसके बारे में 3 बातें बताइए जो नेगेटिव हो, मतलब उनके ऊपर छोड़ देते हैं, बताइए। स्टबर्न है, और आप मत बताइए ना, उनको बताना, आप बताने दीजिए। हाँ, स्टबर्न है, सेकंड। एक ही प्रॉब्लम है, स्टबर्न। वो भी इनकी नहीं मानता, बस इसलिए प्रॉब्लम है इनको। ठीक है ना? ठीक। अब अब 3 खासियत बताइए उसकी। हाँ जी? केयरिंग, लविंग, और दिमाग कैसा है? मंद बुद्धि है बच्चा? कैसा है? वेरी एक्टिव, लर्न्स क्विकली और स्लोली, अकॉर्डिंग टू दी मूड। स्कूल की नहीं, किताब की छोड़ दीजिए, बाकी लाइफ, मतलब टीवी चलाना, रिमोट कंट्रोल करना, मोबाइल हैंडल करना, गाड़ी पे सेटलमेंट आपको कॉपी करना, काइंड ऑफ वो चीजें। वेरी एक्टिव। किताबों को यहां बात नहीं करेंगे अपन ना, अपन जिंदगी की बात कर रहे हैं, और किताबों ने सत्यानाश कर रखा है जिंदगियों का, इसलिए किताबों की बात नहीं करेंगे हम। जब भी बात करें पढ़ाई से, पढ़ाई पे बात नहीं आएगी। पढ़ाई पे हम देखो, वी आर हियर फॉर स्टडीज, वी आर हियर फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, बट वो आखिरी बात है। ठीक है? पहले हम जिंदगियों को समझ ले, पहले हम इंसानों को समझ ले, बच्चों को समझ ले, एंड देन वी विल। अगर वो समझ आ गया तो फिर अपने को किताबें मोड़नी आ जाएंगी कि इसको कितनी मोटी देनी, इसको कितनी मोटी, फिर समझ आ जाएगा। हाँ जी, सेकंड आपका बच्चा था? ब्रदर इन लॉ, घर में ही है, मतलब देवर का बेटा। ठीक है, तो आप बताइए मुझे 3 उसकी खराब बातें और 3 उसकी। कोई खराब बात नहीं है। और समझने में बताइए, अब सीखने में बताइए। वही क्विक लर्नर। तीसरा कौन था? तीसरा एक और बच्चा, एक और पेरेंट था जिन्होंने अभी हैंड रेज किया था। चलिए, हाँ जी, सेम है आंसर, है ना? और किसी से पूछ लेना, जब आपके बच्चे 3 साल के थे ना, स्कूल शुरू नहीं किया था, सेम जवाब मिलेगा आपको। कोई भी बच्चे में कमी नहीं है, और क्विक लर्नर है। He learns so quickly, हर बात को इतना जल्दी पकड़ता है। खेल रहा होता है, हम बात कर रहे होते हैं, पर पता नहीं कैसे सुनता है उसको। और वही बच्चा बड़ा होकर के उसके बारे में कंप्लेंट तो सुनता ही नहीं। सेम बच्चे के बारे में यही कंप्लेंट होती है कि तू सुनता नहीं, जिसके बारे में बचपन में यह खासियत होती है कि उसको सब सुनता है। और इसीलिए मैंने बोला था कि जिन्होंने अभी स्कूल शुरू नहीं किया है, अब जिन्होंने स्कूल शुरू कर दिया है, उनको स्कूल में जाने के बाद अगर मैम उनकी तरफ स्माइल करके देखती है तो स्कूल में मजा आता है, और अगर मैम आंखें दिखाती है तो मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब ये बीज बो रहे हैं हम या कोई भी, या उनकी मैम वो बीज डाल रही हैं
कि मैम को देख करके आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्यों डाल रही है उसको मैं बीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कोई भी इंसान जब किसी बात को सुनता है और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होता है, तो ही ऑलवेज अंडरस्टैंड्स अ टॉपिक इन 360 डिग्री। हो सकता है आपको वो वही चीज नजर आती हो, बट ही लर्न्स इन 360 डिग्री। डू यू बिलीव दिस? जैसे मान लो मैं आपको 6 फोटो दगा के यहां एक कागज के ऊपर, हम नहीं, अपने बच्चे को ट्राई कर लेना, आप जितने बड़ा भी हो गया हो कोई, उसमें एक हल छत टांगा हुआ है, उसके ऊपर कंधे पे रखा हुआ है और जा रहा है, एक बंदा टेलर है, एक बंदा पुलिसमैन है, पुलिस की वर्दी है, ऐसे करके, और एक जो है बंदा सेल्समैन है, काइंड ऑफ, जैसे टाई कोट पैंट काइंड ऑफ वो पूरा लगा रखा है। अदरवाइज ट्रेनर ऐसे कुर्ते पजामे में नहीं देखा होगा ना ट्रेनिंग देने आ रहा है बंदा, ऐसे नहीं देखा होगा ना, पहले तो यही तोड़ा मैंने इसलिए। चलिए, मैं दूसरी पॉइंट ये था कि अब आप उस बच्चे को बोलो सर्कल दी जेंटलमैन। चलो आप बताओ कौन से वाला होगा सर्कल? कोट पैंट वाला। देखो, एक ने बोला सेल्समैन वाला वर्ड याद रखा, एक ने कोट पैंट टाई वाला याद रखा। और मैं आपको बताऊं, वो जो फोटो मैंने आपको दिया था ना कोट पैंट पहने, वो हमारा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था करनाल का। एंड द चाइल्ड विल टिक ओनली दैट पर्सन, चाहे वो कितना ही खराब हो। अगर उसका खुद का बाप धोती कुर्ता पहनता होगा, विल ही एवर इन हिज लाइफ अज्यूम कि मेरा बाप जेंटलमैन है? तो क्या किया गलती हमने? हमने अपने बच्चे को जेंटलमैन किताबों में पढ़ाया, किताबों से ही सिखाया, और वो किताबों में ही रह गया। ना तो वो कभी जेंटलमैन बन पाएगा, और ना उसे कभी पता चलेगा जिंदगी में कि जेंटलमैन होता कौन है। इसीलिए हमारे बच्चों को जेंटलमैन ही नहीं पता कौन है। और सही बताऊं तो यहां बैठी हुई मैडमों को भी नहीं पता था, उन्होंने भी टाई वाले को ही लगाया। हमने बिहेवियर पे, थॉट प्रोसेस पे तो बात ही नहीं करी। दूसरों के लिए कितनी बात करता है, सोसाइटी के लिए कितना, उस पर तो बात ही नहीं हुई, उस पर तो सोचा ही नहीं। जब वो छोटा सा है, जब उसने बोलना भी शुरू नहीं किया है, जब वो यहां पे चल रहा है ऐसे इतनी सी हाइट पे, और उसका खिलौना उसे दूर नजर आ रहा है टेबल के ऊपर, और उससे वो लिया नहीं जा रहा है, और जब उसकी मां उस खिलौने को पकड़ के उसे पकड़ा देती है, 360 डिग्री क्या जाता है दिमाग में। जब पड़ोस का कोई आदमी उसके पास आता है और उसको डांटता है और उसको मारने की कोशिश करता है, और उसकी मां कहती है हाथ नहीं लगा देगा मेरे बेटे को, हाय मेरा बेटा काइंड ऑफ थिंग, उस टाइम क्या जाता है दिमाग में? जब वो ऊंची हाइट पे रखा हुआ कोई सामान कोशिश कर रहा है, नहीं लिया जा रहा है, और जब उसकी मां उसको पकड़ा देती है, उसका पापा पकड़ा देता है, तो उसके दिमाग में क्या जाता है 360 डिग्री, आपको पता है? जब उसका पापा बाइक के ऊपर चलते हुए वो कहता पापा इससे आगे निकाल लो फटाफट, और वो पापा अगर उस बाइक वाले से आगे निकाल देता है, तो बच्चा क्या कहता है पता है? मैं आपको बताता हूं, जब वो उसकी मां उसकी हेल्प कर रही होती है ना, तो 360 डिग्री दिमाग में एक मैसेज क्रिएट होता है कि मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी मेरी मां मेरे साथ होगी। जब वो हाइट से उठा के उसको पकड़ाती है, तो उसको दिमाग में आता है कि मेरी मां दुनिया की सबसे लंबी औरत है। रियली कहीं पे कुछ भी होगा मम्मा को ही बुलाएगा, चाहे उससे भी ऊंची हाइट पे कोई चीज रखी होगी, मम्मा को बुला, मम्मा वो पकड़ाओ जरा। उसके बाद जब आप उसको बचाते हो ना, तो उसके दिमाग में थॉट जाता है कि दुनिया में मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मुझे बचाने वाली मेरी मां होगी। और जिंदगी के किसी दौर में जब उसकी मां उसको पीटती है, तब क्या जाता है? मतलब पहले तो विचार बनाया कि आप उसको बचा रहे हो, आप उसके रक्षक हो, और फिर दिमाग में आ गया तो रक्षक ही भक्षक है, हैं? इनसे तो फिर बतला देना आप। और देखो इसके बाद नेक्स्ट,
मैं तो ये कह रहा था मैम कि ये तो आपके साथ ही रहेंगे। ये तो आप बाद में पूछ सकते हैं, मेरे से पूछने के लिए, उनसे नहीं। हाँ बाद में वो उनके वाला पॉइंट आप देखो, बिकॉज रीजन क्या है, जो फ्लो बन रहा होता है ना, जब आप उनसे पूछते हो तो मुझे लगता है शायद मेरी कोई बात समझ नहीं आई, मतलब इट्स लाइक दैट। हाँ तो आपस में जो नहीं आई वो आप बाद में पूछ सकते हो। और जो बच्चा है ना, जैसे आप बच्चे की बात बता रहा हूं, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता नहीं चलता। बच्चे ने क्या कहा या क्या बोला या क्या किया वो दिखता है आपको सिर्फ। हम जब आखिर तक जाएंगे इस ट्रेनिंग में तो हम वहां जाएंगे जहां वो सोच क्या रहा है अंदर घुस के। मतलब आप आखिर में, आपको मैं इस काबिल बना दूंगा कि किसी के भी दिमाग में बैठ के बोल सकोगे आप कि तुम ये सोचते हो। अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं देखा होगा आपने। दूसरा पॉइंट, जब उसके पापा उसकी बाइक से को सबसे आगे निकाल रहे थे ना, या एक ही बाइक से आगे निकाला था, तो वो अपने दोस्तों के बीच बैठा होता है ना, तो कहता पता है मेरे पापा सबसे तेज बाइक चलाते हैं। ऐसे बोलता है बच्चा, कभी ये नहीं बोलता मेरे पापा ने एक साथ एक बंदे से बाइक निकाल दी थी आगे, ऐसे कभी नहीं कहता। वो ये बोलता है मेरे पापा सबसे तेज बाइक चलाते हैं, मेरे पापा सबको पीट देंगे। अगर घर में उसने दो बंदों को अगर लगा दिए ना उसके पापा ने, तो पापा सोचते हैं पूरी दुनिया को मेरा पापा अकेला ही पीट देगा। ये मैं वो बता रहा हूं कि वो उस छोटी सी बात को कितना बड़े लेवल पे सोचता है बच्चा। ये बात हमारे मां बाप को नहीं पता एक्चुअली, और नहीं पता तो इसके बाद जो डायलॉग आते हैं उनके रिएक्शंस और उनकी लाइफ में वो बच्चा अपने मां बाप के लिए क्या सोचना शुरू कर देता है ये भी हमें नहीं पता। कैसे, इसको हम थोड़ा और आगे ले आते हैं। हमने 4-4 साल के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जब 3-3 साल के 4-4 साल के जिन्होंने बोलना ही शुरू किया था, अभी जिनको झूठ सच के बारे में भी फिलहाल पता नहीं था, उनसे पूछा हाँ भाई शादियां करोगे, हाँ भाई स्कूल जाया करोगे, हाँ भाई ये कहा करोगे। रिएक्शन क्या आया? जिसके दादा ने ये तो बोला था कि जाइए स्कूल में तेरी मैडम तेरी पिटाई करा करेगी, वो कहेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मैडम पिटाई करती है। उसने पूरी की पूरी मैडम कम्युनिटी को पिटाई करने वाली डिक्लेयर कर दिया। मैडम ने जब उसके दादा ने बोला था कि तेरी पिटाई होया करेगी, ठीक है। जब उन्हें कहा कि तू पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाएगा, तो उसको सिर्फ इतना पता है कि स्कूल जाने का मतलब पढ़ना पढ़ना होता है, बस उसने वो कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। इसी तरह से जिसके घर में जैसे बातें होती थी, इवन अगर इस जवाब पूछा तो बहुत से बच्चों ने ये जवाब भी दिया जिससे कि हमें उनका घर पता चला कैसा है। जो कहते हैं कि हाँ भाई शादी करेगा, हाँ करूंगा। क्या करेगा शादी करके? कुछ नहीं, अपनी बीवी को पिटा करूंगा, अपनी वाइफ की पिटाई गिरा करूंगा। क्योंकि उसको ये लगता है कि शादी का एकमात्र मतलब ये है, उसके घर में हर तीसरे दिन यही हो रहा है। उसको और थोड़ी पता है कि और क्या क्या होता है, उसको थोड़ी पता है कि जॉर्ज बुश अपनी बीवी के साथ कैसे बात करता है, हमारे और लोग बड़े लोग कितने। उसको तो घर में उसके पापा और उसकी मम्मी, घर में 4 लोग रहते हैं, उसको थोड़ी पता है बाकी दुनिया, वेद, संस्कार। उसको तो ये लगता है जिंदगी जीने का यही एकमात्र तरीका है और ये बेस्ट तरीका है, इससे आगे तरीका ही नहीं है। ये भी है, सबसे बेस्ट तरीका मानता है उस तरीके को वो, फिर वो चाहे कैसा ही हो, क्योंकि उसे उससे दूसरा तरीका नहीं पता। और जब तक उसे वो दूसरा तरीके पता चलते हैं, शादियों के कॉन्सेप्ट पता होते हैं, तब तक तो वो पक चुका होता है मेथड। जब उसने वो 6 महीने में भी देखा पिटते हुए, जब उसने उसको 6 साल में भी उम्र में भी देख रहा है, वो जब उसको 16 साल की उम्र में भी देख रहा है, तो वो सोचता है यही एकमात्र तरीका है जिंदगी जीने का। दूसरों की जिंदगी थोड़ी देखी उसने अभी तक। वो तो ये सोच रहा होता है कि वो तो चाचा को भी देख रहा होता है, तो ये सोचता होता है कि चाचा भी घर जाके बीवी को पिटेंगे क्या, बिकॉज उनके वो देख वो रहा है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो 4 आदमी बैठ के बात कर रहे हो और वो आपकी भाषा नहीं है, आप हिंदी को समझ सकते हो, अंग्रेजी को समझ सकते हो, और वो मराठी में बात कर रहे हैं या वो बंगाली में बात कर रहे हैं या फिर वो चाइनीज में बात कर रहे हैं, आपको भाषा बेशक समझ में ना आए उनकी, लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि उनमें से बॉस कौन है, समझा रहा है कि डांट रहा है कि पिटाई कर रहा है कि झगड़ रहे हैं कि बहस कर रहे हैं कि प्यार से बोल रहे हैं कि क्या। आपको नहीं पता चल जाता क्या जेस्चर से?
और वो बच्चा जो अपनी मां को स्मेल से पहचान लेता है, वो बच्चा जो अपनी मां को बताना हो पोटी कब करनी है, सुसु कब करनी है, तो रोने का स्टाइल भी अलग होता है। डू यू बिलीव दैट? कि पोटी का रोना अलग टाइप का होता है, सुसु का रोना अलग टाइप का होता है। ही इज सो स्मार्ट कि वो स्मेल तक इतनी स्मार्ट है उसकी। तो आप क्या समझते हो, आपकी एक्टिविटीज को वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता? ही इज सो स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट है वो, जो कि ये बता रहे हैं कितना इंटेलिजेंट है वो। कमी तो एक भी नहीं है उसमें। अभी देखना, अभी आनी शुरू होंगी। कब? जब आप उसको स्कूल में दाखिल करा दोगे, फिर मैडम कमियां बताया करेगी पीटीएम पे। मां बाप को ना कमियां बतानी मतलब बताने के लिए वो आते हैं सुनने के लिए। फिर आप उन कमियों पे उसको परफेक्ट करने की कोशिश करते हो। मतलब सब अलग हैं ये पता है, लेकिन सबको एक जैसा बनाने की कोशिश में लगे पड़े हैं। मैं बहुत से पेरेंट्स को ऐसे भी बोलता हूं कि हो सकता है आपका बच्चा आपसे ज्यादा स्मार्ट हो सकता है वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और आप उसको अपने जैसा बनाने पे लगे पड़े हो। मच पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट हम इस पॉइंट पे नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमने कभी बैठ के इस मुद्दे पे चर्चा ही नहीं की, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। आपको अगर मैं सड़क पे चलते हुए ये बोल दूं, मैडम आपके बच्चे की परवरिश करना मैं सिखाऊंगा, तो चपेड़ना लगेगा, तू सिखाएगा मेरे को मेरा बच्चा पालना? नहीं। या पड़ोस में हम कभी इस मुद्दे पे बात करते हैं? आप देखिए आप क्या बात करते हैं। आजकल तो समाज, सोसाइटी बहुत खराब हो गई है, माहौल ही खराब हो गया है, जमाना ही खराब हो गया है। आजकल के बच्चे ही बड़े खराब हैं। यही बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बढ़िया आने वाले टाइम में बहुत खराब वाली कैटेगरी में आएगा, बिकॉज आपका पड़ोसी कहेगा कि आजकल के बच्चे बहुत खराब हो गए हैं। जिस दिन आपके बच्चे ने उसके पड़ोसी के बच्चे को धक्का दे दिया, तो उस दिन जमाना खराब हो जाएगा। हम ऐसे ही, जैसे मैं सिर्फ यहां नहीं आया हूं, मैं गांव गांव जाके गांव के लोगों से बात करता हूं, उनसे जिक्र करता हूं इन बातों का। तो एक गांव के अंदर एक रिटायर्ड हेडमास्टर मुझे कहते हैं, बात हो गई 2-3 घंटे की, डॉक्टर साहब कहानी बताओ, हमारा बच्चा खराब हो गया है, बदतमीज हो गया, बदमाश हो गया है, बिगड़ गया बड़ी था। क्या हो गया जी? वो जो गांव के सबसे बदमाश बच्चे हैं ना, उनके साथ जाता है। अब तो दारू भी पीने लग गया, 12वीं में है। ओके, कब से जा रहा है? 9वीं 10वीं से जाना शुरू किया उसने, थोड़ा थोड़ा, अब तो ज्यादा ही जाने लग गया, अब तो घर में टिकता ही नहीं। ओके, वो जो खराब बच्चे हैं गांव के, वो कौन है? बिगड़ है जी, वो तो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। आप क्या करते हो? मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूं। कितने साल रहे हेडमास्टर, मतलब, या फिर टीचिंग में कितने साल रहे? तो मैंने तो करीब 30 साल नौकरी करी है जी। 30 साल की नौकरी में आपको कितने बिगड़ बच्चे मिले? होते हैं जी कुछ बच्चे ऐसे जो बिगड़ाली होते हैं। नहीं, कितने बच्चे बिगड़े हुए, कितने बच्चों ने दाखिला लिया था आपके स्कूल में? जब दाखिला लिया था तब वो बिगड़े हुए थे क्या? अगर दाखिला लेने वाला बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब फिर बिगाड़ने वाले आप ही थे। फिर कौन था? जब वो बच्चा अपनी मैम की सबसे ज्यादा मान रहा है, जब वो स्कूल को बड़ी अथॉरिटी मानता है, मां बाप ने भी स्कूल को ही बड़ी अथॉरिटी माना है, तो इसका मतलब सत्यानाश की जड़ तो स्कूल ही है। क्यों जी? मैंने बोला फिर तो हेडमास्टर साहब आप ही करते थे ये काम, हमने कैसे किया? अरे मैं तो पूछ रहा हूं, हम तो बात ही कर रहे हैं, मैं तो यही बता रहा हूं। चलो अच्छा ये बता दो, क्या आपके गांव में जितने अब बिगड़े हुए बच्चे हैं, 10-12 बच्चे होंगे, टोली होगी? कहता हाँ। तो जो 10-12 बच्चे जो बिगड़े हुए हैं, क्या ये शुरू से ही 10-12 हैं? बोला ना, पहले तो थोड़े होते थे। तो इसका मतलब किसी रोज में सिर्फ एक बच्चा भी होगा जब बिगड़ा होगा, पहला बच्चा। तो जब पहला बच्चा बिगड़ा आपके गांव में, आप बीइंग हेडमास्टर कितने लोगों को साथ लेकर के बैठे, कितने लोगों के साथ डिस्कशन किया कि भाई रामफल का बच्चा खराब हो गया, ये अगर ये मान लो ये बिगड़ गया है तो कल को हमारे बच्चों पे भी नुकसान आएगा। हैव यू एवर डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक? कितने लोगों ने मीटिंग करी थी जी बताओ? He had no answer at all, because हमारे पास टाइम ही कहां है भाई।
हमारे पास तो टाइम ही नहीं, अपनी जद्दोजहद, अपने प्लॉट, अपने मकान, अपनी सेविंग्स, अपने समस्याएं, उन्हीं से फुर्सत नहीं है हमको। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपने बारे में ही सोचना सिखाया गया है। हमें कभी दूसरों के बारे में सोचना सिखाया ही नहीं गया। कैसे? बिकॉज मैं बता रहा हूं, जब छोटा होता है बच्चा, हम 3-4 डायलॉग बोलते हैं। बाहर मत जाइए, कोको उठा के ले जाएगी, तेरा ये तो कोको लेगी, बाऊ आ गया, भूत आ गया, ठीक है जी। बाहर नहीं जाना, चोट लग जाएगी। बाहर नहीं खेलना, कोई उठा के ले जाएगा। सोसाइटी बहुत खराब हो रखी है भाई, किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या ये डायलॉग आम नहीं है? हां जी, ये बहुत कॉमन डायलॉग्स हैं। और इन डायलॉग से क्या होता है? उस बच्चे के अंदर एक तस्वीर बनती है पूरी सोसाइटी की कि बाहर जाऊंगा तो नुकसान ही होगा। और जब आप 50 साल के भी हो जाते हो, 40 के भी हो जाते हो, वो कोको आपका पीछा नहीं छोड़ती। आज भी कोई नया स्टेप उठाने से पहले वो कोको फिर दिमाग में आ जाती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अच्छा होगा कि बुरा होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, इतना ही नुकसान हुआ है, इससे ज्यादा हो गया तो। वो डर जो अनजान चीज से बचपन में आपके दिमाग में घुसाया था, वो आज तक कॉन्टिन्यूअसली आपके सिर पे चढ़ के बोलता है। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर को खुलकर नहीं बता सकते कि मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, दबाओ, इसलिए नहीं कह पाते। और दुखी हुए उस रिश्ते को लादे हुए ढोते रहते हैं। यही कारण है कि उस बच्चे को उस मैडम की शक्ल भी पसंद नहीं है, फिर भी उसी से पढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि उस बच्ची को उसका चाचा और उसका पड़ोसी और उसका एक अंकल इतना हरासमेंट करता है, इतना मोलेस्टेशन करता है, उसको फिर भी नमस्ते करने पड़ते हैं उसके, क्योंकि आपने वो सोसाइटी को सारे नॉर्म्स में डाला हुआ है। आपने अपने बच्चे को खुल के बोलना सिखाया ही नहीं कि कुछ नहीं होता पुत्र, अपन तेरे साथ हैं, टेंशन मत ले, तू बोल खुल के। कभी ऐसा कहा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं कहते। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फ्रेम अ मॉडल एंड फिट योर चाइल्ड ओवर देयर, कि तुझे अच्छा बनना है, क्योंकि अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते। देखिए, आपकी ना ट्रेनिंग तो कंप्लीट होनी है, चाहे मतलब 10 घंटे लगे, चाहे 30 घंटे लगे, चाहे 50 लगे। मेरे पास बोलने के लिए मटेरियल बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि आपको मैं सच बता रहा हूं, जो मैं आज बोल रहा हूं ये मैंने कहीं नहीं बोला है, और पिछले 10 सालों से घूम रहा हूं बोलता बोलता, ठीक है ना। तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे पास वो आ कहां से रहा है, आई डोंट नो। आपका प्रभाव है, वाकई आपका ही प्रभाव है, नहीं तो हम भला कहां इस लायक थे, हम कहां इस लायक थे। आपसे ही लेके आपको दे रहे हैं। तो किसी को यह भी लग रहा है कि असली ट्रेनिंग तो शुरू नहीं कर रही, पता नहीं क्या क्या कही जा रहा है। किस किस को लग रहा है ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, पता नहीं भूमिका बांध रहा हूं कि एकता बांध रहा हूं। बेसिकली ये वो बातें हैं जो हम बात कर रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने आपको ट्रेनिंग सेशंस दिए होंगे या ट्रेनिंग दी होगी, उसमें हर किसी का ध्यान एक बात के ऊपर होगा, कंटेंट के ऊपर। और आप देखोगे कंटेंट जो है ना वो ज्यादा नहीं हुआ करता। पीपीटी की फॉर्म में एक बार आया, उसकी डिटेल समझा दी, फिर दूसरा आया, फिर समझा दी। वो फैक्ट्स होते हैं, वो कभी नहीं बदलते, वो आज नहीं याद होंगे तो कल हो जाएंगे। क्लासरूम में भी हम लोग यही कर रहे हैं, हम कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। टीचर क्लास में आता है, वो लेसन पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स मार्क हो रहे हैं,
उसके बाद उनका टेस्ट हो रहा है, होमवर्क जा रहा है, फिर टेस्ट हो रहा है, फिर टेस्ट के मार्क्स आ रहे हैं, फिर पीटीएम हो रही है, फिर बताए जा रहे हैं, फिर शिकायतें हो रही हैं, फिर कहा जा रहा है बेटा यू कैन डू बेटर, यू हैव पोटेंशियल। मतलब आई वॉज सरप्राइज टू नो, अभी अभी की बात है, कल ही की, पर हाँ कल मेरी बीवी की छोटी बहन का फोन आया कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, एक स्कूल ज्वाइन किया होगा उन्होंने। मैं कहा अच्छा, तो फिर आज क्या किया पूरा दिन स्कूल में, जैसे हमने पूछा उससे, तो वो कहती है आज स्कूल वालों ने हमें ये सिखाया कि पीटीएम पे कैसे बात करनी है पेरेंट्स से। कहा रियली ये बात हमें सिखानी पड़ती है कि पीटीएम पे कैसे बात करनी है, बिकॉज स्कूल का अपना जो मोटिव है उसे वो पूरा करना है, टीचर को अपनी। बेसिकली क्या हो रहा है कि देखो जो मांग रहे हैं ना बच्चे से, जो मांग रहे हैं हम, वो नहीं दे सकता अपने को, वो आज भी नहीं दे पाएगा, वो कभी भी नहीं दे पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, लेकिन चाहिए वही चीज उनको, सबको, माँ बाप को भी वही चाहिए, टीचर्स को भी वही चाहिए, रिजल्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रिजल्ट चाहिए, आपकी मैनेजमेंट को मतलब पेरेंट्स खुश चाहिए, नहीं तो फीस कैसे बढ़ाएंगे। तो वो एवरीवन इज देयर कि वो प्लीज करें किसी तरह से स्टेक होल्डर को, द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज पेरेंट, क्योंकि पे वो कर रहा है स्कूल को। तो प्लीज करने के लिए फिर चाहे सबको A+ देने वाली बात हो, फिर चाहे थोड़ा लीनियंट मार्किंग करने की बात हो, फिर चाहे कुछ भी, मतलब कोई तरीका अपनाया जाए कि जिससे वो खुश रखे जाएं। ये एक प्रोसेस अपनानी पड़ती है बेसिकली। और जब आप उसको उस लेवल तक नहीं ले जा पाए तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कुछ दे दिया जाए बच्चों को, उसके बाद भी कुछ समाधान नहीं हो रहा है तो फिर अब कहानी शुरू होती है ब्लेम की, कि भैया ब्लेम कौन लेगा। अब टीचर तो काहे को ले, उसके पास तो डायलॉग है बड़ा खास, मैं तो 40 बच्चों को पढ़ाया था, वो 4 भी तो कर रहे हैं, उन्होंने भी कर रहा है, वो पहले ही था नहीं था, वो अब कर गया, ये भी करे। माँ बाप के पास डायलॉग है, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, इतना खर्चा हो रहा है, इतने अच्छे स्कूल में डाला है, नहीं तो हमारी तो हर माँ बाप, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई पाथवेज में डलवा रहा है, चाहे कोई महंगे से महंगे स्कूल में डालता है, कोई लवली में डालेगा, माँ बाप इस स्कूल में वो डालेंगे अपने बच्चे को जिनकी हैसियत इस स्कूल में डालने की है नहीं असलियत में। वो अपनी कैपेसिटी से एक स्टेप अगले स्कूल में करवा रहा है बच्चा, मतलब वो चाहते नहीं इतना पैसा खर्च करना एजुकेशन के ऊपर, फीस के ऊपर, स्टिल कर रहे हैं। इसका मतलब जो आपके पास माँ बाप आ रहा है फीस जमा देने के लिए, वो उससे कम फीस देना चाहता है एक्चुअली, लेकिन आपको दे रहा है कि आपके ऊपर ट्रस्ट है कि कम से कम उतनी फीस वाले स्कूलों से तो बेटर है, मतलब वो ऐसे एंगल से सोचता है बेसिकली ना। तो इसलिए उसका सारा ब्लेम फिर बच्चे पे जाता है कि तुम बेटा तुम्हें इतना कुछ हो रहा है, हम तो सारा दिन तुम्हारे लिए करते हैं और तुम थोड़ा रिजल्ट दो बेटा हमें, काइंड ऑफ। बच्चा को समझ में आए या ना आए उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान हमें लगता है कम है, क्योंकि हम कह तो देते हैं एज ए टीचर कि अगर बेटा समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, बट वो किस टाइम पूछ ले आपको भी नहीं पता, क्योंकि फ्री होते ही आपको या तो अपनी भी तो चैटिंग है, या फिर इतने सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं, इतने सारा सीसी का काम है, तो स्कूल कुछ भी पकड़ा देता है कुछ भी करने के लिए, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आपको ही मैनेज करनी होती हैं, सब कुछ आपको ही करना होता है, तो एक एक बच्चे पे कैसे टाइम लगाएं, ये आपके पास, ये आपकी मजबूरी है बेसिकली। तो इस तरह से एवरीवन इज कंफ्यूज। अच्छा मैनेजमेंट को क्या है, आपकी ड्यूटी है जी आप करो, अपने को तो रिजल्ट चाहिए, वो अपनी तरफ से है। तो अल्टीमेटली फिर एक ऐसा टारगेट मिलता है, सबसे सॉफ्ट टारगेट है बच्चा, उसको जवाब ही देना नहीं आता, उसको पता ही नहीं क्या कहें, तो इसलिए फिर वो अपना चुपचाप ऐसे करके खड़ा रहता है, भी सुना लो और क्या। अब तो ये भी कहने लगे पीटीएम आ गया या फिर मैडम सुनाएगी यार, फिर घर आके मम्मी सुनाएगी, 2 दिन का ड्रामा अब और करना पड़ेगा। नो, दे टॉक लाइक दैट, क्योंकि वो समझ चुके हैं। यही कारण है कि जहां हमारे पास नर्सरी में पीटीएम में पेरेंट्स की अटेंडेंस 100% होती है, वहीं पे 10वीं तो चलो बोर्ड का हो गया, 12वीं 9वीं और 11वीं में वही अटेंडेंस हमारी 20% पे आके रुक जाती है, 25 पे 30 पे, 50 से ऊपर नहीं टप पाती। हाँ जी, 50 से ऊपर नहीं टपेगी पेरेंट्स की जो टर्न अप है। क्यों?
क्योंकि वो नर्सरी से मान लो तीसरी क्लास में मार्क्स आने शुरू हुए थे, ग्रेड मतलब आने क्या, डाउन जाने, दूसरी तक तो सबको ये प्लस मिलता है, थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स जो हैं, जैसे जैसे बच्चों के नंबर कम आने शुरू होते हैं, मम्मियों को टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि तो कंपटीशन में पीछे रह गया, इतना कंपटीशन है। और उसका फिर सवाल पूछते हैं बच्चे से, बता बेटा कहाँ समझ नहीं आता, बता बेटा क्या दिक्कत है, मैम का समझ नहीं आता या कोई और प्रॉब्लम है। मतलब समझ में आने का मतलब क्या है, यू नीड टू स्कोर 100 बस, और कोई मतलब नहीं है उनका कि आता है समझ में तो फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे। एंड में सवाल ये है, इसका मतलब आखिर में आपकी परफॉर्मेंस, आपने कितना पढ़ाया, बच्चे ने कितना सीखा, घर में माँ बाप कैसा माहौल देते हैं, अच्छे हैं कि नहीं, संस्कारी हैं कि नहीं, गुड बॉय बैड बॉय, everything is decided upon the marks obtained in the examination. अब जो सोचना ये है, इसका हम पहले ही क्वेश्चन उठा चुके हैं कि सबके 100 आ जाएंगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन अगला आ गया कि सब कुछ मार्क्स के लिए हो रहा है। तीसरा सवाल है क्या ये सही हो रहा है, और अगर ये सही नहीं हो रहा है, विच यू नो वेरी वेल, सबसे अगर इंटेलिजेंट फेटर्निटी है टीचिंग, अगर पूरा समाज हम पे इतना डिपेंडेंट है और इतना विश्वास करता है कि अपने बच्चों को हमारे भरोसे सौंप देता है, तो इसका मतलब हमें यह बात पता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है या हमको नहीं मालूम है, ये सबको पता है, बट स्टिल बिकॉज एक डायलॉग आ जाता है, फिर वी हैव टू फॉलो द सिस्टम ना। और ये भूल जाते हैं कि भाई सिस्टम इंसान के लिए बनाया जाता है, इंसान सिस्टम के लिए थोड़ी ना बलि चढ़ाया जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानों के बच्चों को सिस्टम पे बलि चढ़ा रहे हैं, एंड वी आर डूइंग नथिंग टू चेंज दिस सिस्टम। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। मेरी ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये रहता है, मेरी ये सोच है कि सबसे बगावती कौम होनी चाहिए टीचर, लेकिन एक बहुत ही बड़ा गेम खेलकर, एक षड्यंत्र के तहत टीचर की सोच को मार दिया जाता है। कैसे टीचर की सोच को मारा जाता है? उसको भगवान के बराबर रख के। When you put a teacher equivalent to something which doesn't exist basically, अगर एग्जिस्ट करती भी है तो पता नहीं करती है, बट गुरु गोविंद दो खड़े कह के उसको कि तू भगवान से बराबर है, और उससे भी बड़ा मतलब, बिकॉज तू भगवान को जानने का रास्ता देता है गुरु। भाई उसको अपना रास्ता बता दे, वही बड़ी बात है। खुद का रास्ता उसे नहीं पता है। क्यों भूल जाता है वो गुरु, जो गुरु होके इतना अहंकारी है कि वो ये भूल जाता है वो इंसान है। जब तक वो इंसान रहेगा तब तक उसमें गलती करने के गुंजाइश रहेगी। भगवान बनने के बाद तो आप में गलती करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्लास में जब एक बच्चा आपके आंख में आंख डाल के सवाल पूछेगा तो आपका वो भगवान अंदर वाला जाग उठेगा। हाउ डेयर यू आस्क मी लाइक दैट। उस तरह से कैसे पूछ सकता है कोई बच्चा भगवान से? आप भगवान की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली बात कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। यही बात है कि मां बाप को भी भगवान के बराबर रखा गया, ताकि मां बाप अपने बच्चों के लिए सवाल ना पूछे, सारा ब्लेम बच्चे पे आता रहे। बच्चे पे ब्लेम आएगा, टीचर की सोच मार दी तो बच्चे की तो अपने आप ही मार दी। 10वीं क्लास तक मुझे आप एक भी बच्चा ऐसा दिखा दो, है तो वो कुदरती ऐसा होगा तो बात अलग है, जो वो पढ़ रहा है जो उसका मन कर रहा है। अदरवाइज कितने बजे उठेगा, कौन से स्कूल में पढ़ेगा, कौन सी मैडम पढ़ाएगी, क्या सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पेपर देने हैं, कितने नंबर लेने हैं, कब एग्जाम देगा, कब सोएगा फिर आखिर में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय अदर पर्संस। एवरीथिंग सुबह से शाम तक। और 16 साल तक ऐसी कचरा जिंदगी देने के बाद उस बच्चे से फिर एक दिन पापा बुला के पूछते हैं, अच्छा बता बेटा क्या सोचा है आगे के लिए? सोचना तो सिखाया ही नहीं आपने, सोचेगा क्या वो तो फिर ये देखेगा ना। अब 1000 मिठाइयां रखी हुई हैं दुकान के अंदर, और बेटे को कह दो बेटा खा जो मर्जी, तू छांट ले जो सी तेरे को छांटनी है। दिस इज नॉट कॉल्ड लव।
ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि आप अपने बच्चे के, या तो उसको बोलो रोज लेके आओ, रोज एक मिठाई खिलाओ, पूछो कैसा टेस्ट है, नोट करो, फिर दूसरी मिठाई, फिर तीसरी मिठाई, 1000 मिठाइयां 1000 दिन तक खिलाओ, और तब 1000 में एक दिन पूछो कि हाँ जी बेटा कौन से वाली अच्छी लगी थी, अब काउंट करके बता, अब उनमें से कौन सी चाहिए बता। अदरवाइज तो फिर वो वही मांगे ना, काजू कतली दे दे, रसगुल्ला दे दे, मिठाई जो जो कॉमन है। दैट इज वाई हम एक डायलॉग, तो हमें पता है कि सबको इंजीनियर डॉक्टर बनाना है, बट हमें यह नहीं पता उसके बेसिक थॉट में रीजन क्या है। रीजन यह है कि टीचर को मारा हुआ है, टीचर की सोच को मारा हुआ है, टीचर सोया हुआ है। सोया हुआ क्यों है? क्योंकि इसी सिस्टम की पैदाइश है, वो भी बचपन से ही मारा उसकी सोच को। कैसे होता है टीचर, कैसे बनता है? मतलब चलो इसको अगर हम साइड में रख दें, बच्चा कैसे जिंदगी जी रहा है, चलो 10वीं के बाद, चलो हम टीचर को छोड़ दो, बच्चे के पे आ जाओ। वो बच्चा 10th में फिर